वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। चकमा सिस्टम की नीरस लेकिन तेज आवाज ने ईदान और अराबिल को अचानक वास्तविकता में वापस ला दिया और वे तुरंत एक तरफ हट गए। उसी क्षण हवा का एक झोंका उनके पास से गुजरा। उन्होंने अपनी आंखों के कोने से देखा कि खरगोश अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था और उन्हें घूर रहा था। ये एक मिराज खरगोश है। इसमें अपने शिकार की आंखों को धोखा देने की क्षमता है। जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है क्या? ईदान के कुछ कहने से पहले ही दोनों ने देखा कि जो खरगोश अभी उनके सामने था वो धुंधला होने लगा और उनकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गया। आत्मा बल का उपयोग करके खरगोश का अनुमानित स्थान निर्धारित करो। ऐसे प्रतिद्वंद्वी के सामने तुम्हारी आंखें शक्तिहीन हैं। हालांकि सिस्टम की आवाज़ हमेशा एकरस थी, लेकिन ईदान और अराबिल इस स्थिति में समझ गए कि वो उनके बारे में चिंतित है। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि सिस्टम पहल करे और उन्हें ऐसे मददगार संकेत दे। निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने अपने आत्मिक शक्ति को सक्रिय किया, एक ऐसी शक्ति जिसका उपयोग उन्होंने हाल ही में सीखा था और जिस पर अभी तक पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी। सक्रिय होने के बाद उनकी अनुभूति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और उन्हें तुरंत पीछे से एक अजीब सी अनुभूति हुई। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि एक खरगोश खड़ा उन्हें देख रहा है। हालांकि उनकी आंखें फिर से धोखा खा गईं। उनकी आत्मिक शक्ति सक्रिय होने पर उन्हें अचानक खतरे का एक चेतावनी संकेत महसूस हुआ। उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन यह समझना मुश्किल था कि खतरा आखिर कहाँ से आ रहा है। उनकी समझ बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर रही थी और वे ठीक नहीं बता पा रहे थे कि वो खरगोश उस समय कहाँ पर था। ईदान उस दिशा में कूद गया जहाँ से उसे लगा था कि खरगोश आ रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से बच नहीं पाया। कोई चीज़ उसके बगल से गुजरी और उसे तेज दर्द हुआ। टक्कर की वजह से वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका और जमीन पर गिर पड़ा। ईदान को उस जगह के पास अपने कपड़ों में कुछ गर्म सा महसूस हुआ जहाँ खरगोश ने उसे मारा था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये खून था जो बहकर उसके कपड़ों को भिगो रहा था। चोट वाली जगह पर गौर करने पर उसे 3 ज्यादा गहरे घाव दिखाई दिए जिनसे खून बह रहा था। जब खरगोश उस पर झपटा तो उसने खरगोश का सामना करने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो अपना देखने का कोण बदलती, उसके सामने खरगोश था और फिर से वो उसकी आंखों को धोखा दे रहा था। जब खरगोश मुड़कर ईदान की तरफ दौड़ने लगा तो वो पहचान गई कि उसे कहाँ हटाना था। उसने तुरंत अपनी तलवार से वार करने का प्रयास किया, लेकिन तलवार हवा में ही घूमती रही। जब तक ईदान थोड़ा ठीक नहीं हो गया, उसने शुरुआती साहसिक किट से मिली एक छोटी सी लाल रंग की उपचार औषधि ली। दर्द थोड़ा कम हुआ और वो कुछ देर तक उसे सहन कर सका। उसने ये भी देखा कि खून बहना बंद हो गया था। एक उपचार औषधि ले लो, ईदान ने मन ही मन अराबिल की ओर रुख किया, ये देखते हुए कि वो भी घायल थी और खून बह रहा था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी धारणा शांत है और उसे खरगोश की उपस्थिति का एहसास नहीं हो रहा, अराबिल ने तुरंत अपने भंडार से औषधि निकाली। उसने उसे जल्दी से खोला और उसकी सामग्री गटक ली। मिराज खरगोश के व्यवहार से आप समझ सकते हैं कि वो आपके साथ खेल रहा है। वो अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल करके आपकी नज़रों को चकमा देता है। इस शक्ति का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद वो हमला करता है। सिस्टम ने खरगोश के व्यवहार का तुरंत विश्लेषण किया। हालांकि अभी तक आप अपने शरीर के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बिठा पाए हैं, लेकिन आप पहले ही जाग चुके हैं और अब नश्वर नहीं रहे। इस खरगोश पर आपका एक फ़ायदा है, आप 2 हैं और एक वो अपने चारे से आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है और फिर किसी अंधे स्थान से हमला करता है। खरगोश को हमला करने की जगह दिए बिना एक दूसरे की पेट ढक लो, उसे सीधे हमला करने दो और फिर तुम्हारे पास जीतने का मौका होगा। दूसरी दुनिया में उनका ये दूसरा दिन था और वे अपने पहले प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे थे। उनके लिए सब कुछ नया था और वे जल्दी ही भ्रमित हो गए। उनके विचार अस्त व्यस्त हो गए। प्रहार के बाद वे घबरा गए और उस खरगोश से डरने लगे। सिस्टम की बातें सुनने के बाद ही उन्हें थोड़ा होश आया और उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने मूर्ख थे। वे तुरंत एकजुट होकर पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो गए। ईदान ने अपनी तलवार निकाली और अपनी आत्मिक शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया उस शापित खरगोश को ढूंढने की कोशिश में। उसने तलवार को दोनों हाथों से आगे की ओर थाम रखा था और वे उत्साहित था, क्योंकि उसने पहले कभी तलवार अपने हाथों में नहीं पकड़ी थी। जब अराबिल ने उपचारकारी औषधि पी ली तो उसके घावों से खून बहना बंद हो गया और दर्द थोड़ा कम हो गया। उसने दांत भींच लिए, तलवार की मूठ कस ली और ईदान की तरह खरगोश की तलाश में अपनी सारी आत्मिक शक्ति एकाग्र कर दी।
दोनों समझ गए कि अगर वे अपनी आत्मिक शक्ति का पूरी क्षमता से इस्तेमाल करेंगे तो उनके पास बस कुछ ही प्रयास होंगे। अगर इन प्रयासों में वे खरगोश को हराने में नाकाम रहे तो वे जल्द ही खुद को एक निराशाजनक स्थिति में पाएंगे। खरगोश को उनकी पीड़ा में आनंद आ रहा था और वो उनसे निपटने की कोई जल्दी में नहीं था। उसे ये एहसास नहीं था कि उसके कृत्य उसकी स्थिति को और बिगाड़ रहे हैं। पहले तो अचानक से ये दंपति घबरा गया, लेकिन सिस्टम की मदद से धीरे धीरे उन्हें होश आया और उन्होंने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। खरगोश फिर से उनकी नज़रों में आया और उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर वो तेजी से ईदान की ओर दौड़ा। उसकी समझ ने तुरंत आने वाले खतरे को भांप लिया और उसने मन ही मन एरेबेल को इशारा कर दिया। आखिरकार वे अपने जोड़ी सिस्टम की अनोखी क्षमता, आंकड़ों के आदान प्रदान का लाभ उठाने में कामयाब हो गए। एरेबेल ने तुरंत सिस्टम से कहा कि वो उसके सभी उपलब्ध आंकड़े ईदान के आंकड़ों में स्थानांतरित कर दे। सिस्टम ने तुरंत उसकी बात मान ली। ईदान को लगा जैसे उसका शरीर शक्ति से भर गया है और बिना समय गंवाए उसने तलवार उस तरफ घुमाई जहां उसे लगा कि खरगोश है, और उसने अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल किया। खरगोश को ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी और इस बार वो बच नहीं सका। तलवार उसके पिछले पैरों में से एक पर लगी। एक जोरदार थप्पड़ मारने के बाद ईदान को तुरंत थकान महसूस हुई, लेकिन बिना समय गंवाए उसने सिस्टम को आदेश दिया कि वो उसके सारे आंकड़े एरेबेल को दे दे। एरेबेल इस पूरे समय ईदान पर नज़र रखे हुए थी और जैसे ही उसने खरगोश को छुआ वो उसकी जगह का ठीक ठीक अंदाज़ा लगा पाई। जैसे ही उसके शरीर के सभी आंकड़े सामान्य हुए, उसने अपने शरीर में शक्ति का संचार महसूस किया। उसने तलवार खरगोश पर घुमाई और उसके सिर पर एक सटीक वार किया। उस प्रहार के साथ उसने इस दुनिया में उनकी पहली लड़ाई समाप्त की और वे जीत गए। जब मिराज खरगोश का शरीर अपनी जान गंवाकर जमीन पर गिर पड़ा, तब ईदान और अराबाल अंततः शांत हो गए और जमीन पर गिर पड़े। दोनों इस बात से बेहद भावुक थे कि वे इस लड़ाई में बच गए और अपने पहले गंभीर प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। हालांकि उन्हें ये भी एहसास था कि ये दुनिया कितनी खतरनाक है और अब वे कितने कमज़ोर और अनुभवहीन हैं। सिस्टम और उसके संकेतों की मदद के बिना वे शायद खरगोश के पहले वार से गिरकर बच नहीं पाते। जब युद्ध समाप्त हो गया और उन्होंने आराम किया तो उनके घावों का दर्द फिर से शुरू हो गया और वे दोनों अपनी कमर पकड़े हुए कराहने लगे। हालांकि खून बहना बंद हो चुका था, लेकिन घाव अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उनके खून में एड्रेनलिन और औषधि के प्रभाव के कारण दर्द सहने योग्य था, लेकिन आराम करने के बाद ये फिर से शुरू हो गया और अब वे बिना कष्ट के मुश्किल से हिल-डुल पा रहे थे। वाह! ईदान ने मन ही मन अराबेल की ओर देखते हुए कहा। तलवार चलाने का उसका तरीका उससे बिल्कुल अलग था। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने अपनी दुनिया में तलवार चलाना सीखा होगा, जबकि उसे मौका नहीं मिला था। उसे अपनी अनुभवहीनता पर शर्म आ रही थी। शुक्रिया, तुम्हारा वार भी अच्छा था। अगर तुमने उसे नहीं मारा होता तो शायद मैं उसकी सही लोकेशन नहीं बता पाती। अराबेल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। उसकी तारीफ सुनकर उसे खुशी हुई और उसने उनकी जीत में उसके योगदान को भी याद किया। क्या तुमने तलवारबार ही सीखी है? ईदान ने सच्ची दिलचस्पी से पूछा। जब वे पहले बात कर रहे थे तब उसने उसे इसका जिक्र करते नहीं सुना था। जवाब में उसने सिर्फ सिर हिलाकर उसके अनुमान की पुष्टि की। यदि आपके पास समय हो तो क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? ईदान ने पूछा। वो मजबूत बनने और अपने लिए खड़े होने की इच्छा से प्रेरित था। जरूर, अराबेल ने सहमति जताई। हालांकि वो खुद को इस कला में माहिर नहीं मानती थी। हालांकि उसे तलवार चलाने की सही तकनीक की बुनियादी बातें पता थीं और ये ज्ञान ईदान के लिए शुरुआत में मददगार साबित हो सकता था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उनके आसपास कोई खतरा नहीं है, उन्होंने आराम करने का फैसला किया। सिस्टम ने पुष्टि की कि आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उनकी जान को खतरा हो। युद्ध से थककर और अपनी पूरी क्षमता से सोल्स फोर्स का इस्तेमाल करके वे बहुत थके हुए महसूस कर रहे थे। इसके अलावा पिछली रात ठीक से नींद न आने का भी एहसास हो रहा था और थकान उन पर हावी हो रही थी। वे सोना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि वे एक साथ सो नहीं पाएंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद ईदान उठा और खरगोश के शव के पास जाकर सिस्टम से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक पूछा। क्या ये खाने योग्य है? सिस्टम का उत्तर सरल था, हाँ। क्या तुम जानती हो कि इसे कैसे काटा जाता है? ईदान ने अराबेल से पूछा। उसने सिर हिलाया। उसे कैसे पता होगा कि लाश को कैसे काटा जाता है? आह भरते हुए ईदान ने लाशें काटने के लिए बना एक छोटा सा चाकू निकाला। उसने भी पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन खाने और मांस के खातिर उसे खुद ही ये काम करना पड़ा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि खरगोश का खून पूरी तरह से जम नहीं गया, ईदान ने गर्दन में चीरा लगाकर उसे पास के पेड़ की एक टहनी से गोदाम में मिली रस्सी से लटकाने का मन बनाया। लेकिन वो रुक गया और सोचने लगा।
सिस्टम, क्या रक्त राक्षसों को आकर्षित कर सकता है? ईदान ने पूछा। उसे याद आया कि उनकी दुनिया में शिकारी बहुत दूर से ही रक्त की गंध सूंघ सकते हैं। हाँ, सिस्टम ने उत्तर दिया। धिक्कार है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या बिना खून बहाए मांस खाना संभव है? ईदान ने गाली देते हुए पूछा। सिस्टम शव को स्टोरेज में रखने का सुझाव देता है। इसके अंदर शव खराब नहीं होगा और खून नहीं जमेगा। इसके अलावा सिस्टम ट्रेड फंक्शन में राक्षस शव काटने की सेवा खरीदने का भी प्रस्ताव देता है। आप सिस्टम पॉइंट्स के लिए सुप्रीम मर्चेंट सिस्टम को अनावश्यक राक्षस अंग भी बेच सकते हैं। सिस्टम के सुझाव सुनने के बाद ईदान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वो इन विकल्पों के बारे में पूरी तरह से भूल गया था और उसने इन पर विचार भी नहीं किया था। इससे ये और पुख्ता हो गया कि उन्हें ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने का कोई अनुभव नहीं था। सिस्टम ये सुझाव इसलिए दे रहा है क्योंकि मेज़बानों को इस समय ये जगत छोड़नी है और उनके पास खुद नक्काशी करने का समय नहीं है। भविष्य में सिस्टम ये सलाह देता है कि मेज़बान खुद ही शवों को तराशना सीखें और सिर्फ सिस्टम पर निर्भर ना रहें। सिस्टम की बात ध्यान में रखते हुए ईदान ने खरगोश के शरीर को अपने दाहिने हाथ से छुआ, जिसमें एक अंगूठी थी जो भंडारण स्थान की चाबी का काम करती थी। उसने लाश को अंदर रख दिया। इस मसले को सुलझाने के बाद वो अरबेल लौट आया और उन दोनों ने इस जगह से दूर जाकर आराम करने की जगह ढूंढने का फैसला किया। सूरज अभी भी उनके सिर के ऊपर था और उसके फिर से क्षितिज के नीचे गायब होने से पहले उनके पास काफी समय था। कठिनाई से आगे बढ़ते हुए उन्हें एक छोटी सी चट्टान मिली जिस पर झरना था। आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद उन्हें आसपास कोई जीवित नजर नहीं आया और उन्होंने यहीं आराम करने का निश्चय किया। उनके पास तंबू वगैरह लगाने की ऊर्जा नहीं थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि पहले अरबेल आराम करेगा और ईदान पहरा देगा। अरबेल ने एक छोटा सा बैग निकाला, उसे जमीन पर रखा और आराम से लेटकर तुरंत सो गया। ईदान ने खुद को नींद न आने देने के लिए धीरे धीरे एक तंबू लगाने का फैसला किया। उसने अरबेल से दूर हटे बिना उसे अपने बैग से निकाला और उसे लगाना शुरू कर दिया। उसे पहले से ही ये काम आता था, लेकिन थकान के कारण इसमें काफी समय लग गया। तंबू लगने के बाद ईदान ने अपनी स्थिति जांचने का फैसला किया। उसने पाया कि लड़ाई के बाद उसकी स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। पहली बात जो उसने देखी वो ये थी कि अरबेल के साथ उसका रिश्ता 12% से बढ़कर 15% हो गया था। उनके रिश्ते के स्कोर में बढ़ोतरी के साथ साथ आंकड़ों के आदान प्रदान के अनोखे कौशल का प्रतिशत भी 10% से बढ़कर 12% हो गया। बढ़ोतरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन ईदान फिर भी इस प्रगति से खुश था। लेकिन सबसे ज्यादा उसे मुख्य आंकड़ों में हुए बदलावों से हैरानी हुई। पहले ये सभी आंकड़ों के बराबर 50 थे, लेकिन अब इन्हें आपस में बांट दिया गया है। मुख्य आंकड़े नाम के ऊपर अनुकूलन प्रक्रिया में लिखा दिखाई दिया। उनकी अद्यतन स्थिति इस प्रकार थी। पार्टनर अरबेल मोर्गन, संलग्नन 15%, अनूठी विशेषता 2, युग्मित प्रणाली, आंकड़ों का आदान प्रदान वर्तमान में 12%, अनुपलब्ध। मुख्य आंकड़े अनुकूलन की प्रक्रिया में स्तर 1, शक्ति 53, सहनशीलता 54, निपुणता 45, बुद्धिमत्ता 50, मन 48। क्षमताओं की सूची में मानसिक लिंक के अलावा कुछ भी नया नहीं था। ईदान को यकीन था कि अरबेल की स्थिति उससे ज्यादा अलग नहीं थी। ईदान अभी भी सोच रहा था कि वे कैसे आगे बढ़ेंगे। इस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में उन्होंने सिस्टम से कितनी भी बार पूछा, वो चुप ही रहा। व्यवस्था में कई विरोधाभास थे। एक और वो प्रश्नों के प्रति उदार थीं और उनकी मदद करती थीं। दूसरी ओर वो सरल और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चुप रहती थीं, मानो वो स्वयं तय करती हूं कि क्या उत्तर देना है और क्या नहीं। और जब बात मजबूत बनने की आई तो उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा और उन्हें इस मुद्दे से खुद से निपटने दिया। ईदान और अरबेल ने ये सुनिश्चित किया कि सिस्टम में कोई स्पष्ट एल्गोरिदम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी जी रही हो, और जब उसका मूड अच्छा होता तो वो उनके सवालों के जवाब देती और जब उसका मन नहीं करता तो वो चुप रहती। ईदान बमुश्किल अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था और कुछ घंटों बाद अरबेल द्वारा ली गई औषधि के बदौलत उसे बेहतर महसूस हुआ और वो जाग सका। सूरज अभी नहीं डूबा था, लेकिन क्षितिज की ओर उसके आगमन के पहले संकेत दिखाई देने लगे थे। ईदान ने बिना समय गवाए तंबू में प्रवेश किया और अरबेल को सतर्क छोड़कर तुरंत सो गया। वे दोनों जानते थे कि उस रात भी उनके लिए सोना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि पिछली रात था। इस तरह 3 दिन बीत गए। इस दौरान दंपत्ति बहुत थक गए थे और उनका मूड अब उतना अच्छा नहीं था जितना सफर की शुरुआत में था। वे हर रात जागते रहते थे, रात के जीवों के डर से। वे आग जलाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। दोपहर में वे जंगल में और अंदर चले गए तथा थोड़ी देर आराम करने के लिए समय निकाला।
इन दिनों इस रहस्यमयी जंगल में उनका सामना कई राक्षसों से हो चुका था। कई बार उन्हें अपने पहले दुश्मन जैसे मृग तृष्णा खरगोशों का भी सामना करना पड़ा था। इन खरगोशों की विशेषताओं को जानते हुए वे उन्हें कम प्रयास में ही मार गिराने में सक्षम थे। राक्षसों में कांटेदार भेड़िए भी थे, जैसा कि सिस्टम उन्हें कहता था। उनके शरीर लंबे कांटों से ढके थे। वे तेज थे और समय समय पर अपने कांटे छोड़ते रहते थे। इन भेड़ियों के साथ और उनके पहले प्रतिद्वंदी के साथ भी लड़ाई चोटों और थोड़ी घबराहट के बिना नहीं हुई। समय पर पहुंचे सिस्टम के संकेतों की बदौलत वे बड़ी मुश्किल से उनसे छुटकारा पा सके। दूसरे दिन से ही सिस्टम ने असामान्य कार्य जारी करना शुरू कर दिया। ईदान को 20 राक्षसों के शवों को काटने का काम सौंपा गया था। इस काम को पूरा करने के इनाम में एक निश्चित मात्रा में स्थानीय मुद्रा और सिस्टम पॉइंट्स शामिल थे। अरबेल को मारे गए राक्षसों के शवों से 10 अलग-अलग व्यंजन बनाना सीखने का काम दिया गया था। इसके लिए इनाम भी स्थानीय मुद्रा और सिस्टम पॉइंट्स के रूप में था। ईदान ने इस तरह के काम पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अरबेल पहले तो आश्चर्यचकित हुई, फिर ये जानकर भ्रमित हो गई कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी खाना नहीं पकाया था। क्या व्यवस्था सचमुच मुझे गृहिणी बनाना चाहती है? उसने लंबी चुप्पी के बाद ईदान से पूछा। शायद, ईदान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अरबेल उसे देखती रही, अवाक। ईदान के विपरीत अरबेल सोचने लगी कि आखिर ये व्यवस्था चाहती क्या है। आखिरकार इसे सर्वोच्च पत्नी व्यवस्था कहा जाता है। व्यवस्था के अनुसार एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, खासकर वो जिसे सर्वोच्च की उपाधि प्राप्त हो। क्या एक पत्नी को खाना बनाना चाहिए? और उसे और कौन-कौन से काम सौंपे गए हैं? बच्चे पैदा करें, उन्हें पढ़ाएं, अपने पति का हाथ बटाएं, बर्तन धोएं और खाना बनाएं? नहीं नहीं नहीं, अरबेल ने घबराहट में सोचा। वे इस तरह के घटनाक्रम के लिए तैयार नहीं थी। क्या सिस्टम सचमुच उसे सिर्फ ऐसे ही काम देने लगेगा? सिर्फ ये बात कि सिस्टम ने उसे व्यंजन बनाने का निर्देश दिया था, उसे बेचैन कर रही थी। और ईदान के काम भी उसके पति के रूप में उसकी जिम्मेदारियों से जुड़े थे। परिवार के लिए भोजन का इंतजाम करना। इसके लिए उसे लाशों का वध करना सीखना था। और फिर अरबेल को एक विचार आया। शायद हमारा स्तर ऊपर उठना उन जिम्मेदारियों को पूरा करने पर निर्भर करता है जो हमारी भूमिका के अनुरूप हैं, जो व्यवस्था ने हमारे लिए निर्धारित की हैं। मजबूत बनने के लिए उसे एक पत्नी की भूमिका निभानी होगी और ईदान को एक पति की। शायद यही वजह थी कि सिस्टम चुप था। उस समय ईदान और अरबेल के बीच का रिश्ता सिर्फ सतही था और एक पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का प्रतीक था। व्यवस्था समझ गई थी कि वे अभी पति पत्नी की भूमिका के लायक नहीं थे। ईदान ने बस एक प्रस्ताव रखा और अरबेल ने उसे स्वीकार कर लिया। उनकी अभी शादी नहीं हुई थी और दोनों ही इस कदम के लिए तैयार नहीं थे। जो कुछ भी हुआ वो सिस्टम का ही काम था और उनका रिश्ता भी सिस्टम से जुड़ा था। इसलिए आजकल उनका रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ा था। वे सिर्फ सिस्टम की वजह से ही साथ थे। हालांकि विचार करने पर अरबेल को एहसास हुआ कि वो अपने रिश्ते को बेहतर बनाए बिना भी एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकती है। ईदान के साथ अपने विचार साझा करने से पहले उसने अपने अनुमानों को परखने का फैसला किया और सिस्टम के कार्यों को पूरा करना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों से ईदान लाशों के वध का बारीकी से अध्ययन कर रही थी और आखिरकार अरबेल ने अपने भंडार से सिस्टम से इनाम में मिला किचन सेट निकाला और खाना बनाने की अपनी पहली कोशिश शुरू कर दी। दोनों के प्रथम परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम उनके काम का मूल्यांकन करेगा और उनकी सभी पहलों को खारिज कर देगा। लाशों को बांटने की सभी कोशिशों के बावजूद ईदान को सिस्टम से असंतोषजनक रेटिंग मिली और उसकी सलाह सरल थी, और मेहनत करो। अरबेल ने भी खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके शुरुआती व्यंजन अक्सर असफल रहे। कुछ जल गए, कुछ में नमक ज्यादा था और कुछ ज्यादा या कम पके। व्यवस्था उसके साथ ईदान के मुकाबले ज्यादा सख्त थी और उस वक्त उसकी भावनाओं पर ध्यान दिए बिना लगातार उसकी गलतियां गिनाई जाती थीं। इस वजह से पिछले 3 दिनों से दंपति का मूड उदास है और अब इस दुनिया में उनका चौथा दिन था। हमेशा की तरह उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वे अब पहले दिन वाले अनुभवहीन नौसिखिए नहीं रहे। इन कुछ दिनों में उन्हें इसकी आदत पड़ने लगी और वे ज्यादा आत्मविश्वास से पेश आने लगे, लेकिन सिस्टम के काम की वजह से उनका मन उदास ही रहा। जल्द ही वे एक छोटे साफ मैदान पर पहुंच गए। उसकी खूबसूरती निहारते हुए दंपति खुले मैदान को पार करने लगे। सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण था, लेकिन जब वे बीच में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ठीक उनके सामने जंगल से कुछ लोग निकलकर आ रहे हैं।
जब उस जोड़े ने दो लोगों की आकृतियां देखी तो वे हैरान रह गए, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो वे गहरे सदमे में चले गए। इस जोड़े ने भी उनके जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, उनके चेहरे भी उनके जैसे ही थे और वे एक ही लय में चल रहे थे। ईदान और अरेबेल ने आश्चर्य से उन लोगों को देखा जो उनके जैसे दिखते थे, जो उनसे कुछ मीटर पहले ही रुक गए और उनके चेहरे पर आश्चर्य के समान भाव के साथ उनका अध्ययन करने लगे। ईदान और अरेबेल को ऐसा लगा जैसे वे खुद को आईने में देख रहे हों, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा अपने हमशक्लों के चेहरों के भावों ने चौंकाया। पहले तो वे शांत थे, लेकिन जब वे रुके तो उनके चेहरे बिल्कुल उनकी तरह सदमे से विकृत हो गए। तुम कौन हो? अरेबेल ने अपने हमशक्लों को देखते हुए पूछा। जवाब में उसके हमशक्ल ने सिर्फ होठ हिलाए, लेकिन आवाज नहीं निकली। अरेबेल को तुरंत एहसास हुआ कि उसका हमशक्ल उसकी हरकतों और चेहरे के हाव भावों की नकल तो कर रहा था, लेकिन उसके उलट वह बोल नहीं सकता था। उसने मन ही मन ईदान को पीछे हटने का आदेश दिया और वे दोनों एक एक कदम पीछे हट गए, लेकिन उनके हमशक्ल अपनी हरकत दोहराने के बजाय आगे बढ़कर उनके पास आ गए। अरेबेल ने हैरानी से ईदान की तरफ देखा, मानो कुछ कहना चाहती हो, और अपने हमशक्ल से नजरें फेर ली। ऐसा करते ही उसके हमशक्ल के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई, जिसे ईदान ने तुरंत नोटिस कर लिया। ईदान को तुरंत एहसास हो गया कि उनके हमशक्ल के इरादे बुरे हैं। उसने तुरंत अरेबेल को इस बारे में आगाह कर दिया और दोनों ने हमले का इंतजार किए बिना ही अपनी तलवारें खींच ली और लड़ाई में कूद पड़े। हमशक्लों ने भी उनकी हरकतों की नकल करते हुए अपनी तलवारें खींच ली और उनकी तरफ दौड़ पड़े। जब ये जोड़ा और उनके हमशक्ल आपस में भिड़ रहे थे, एक छाया एक बड़े पेड़ की टहनी से चुपचाप उन्हें देख रही थी। देखने वाले के कपड़े ईदान और अरेबेल जैसे साहसी लोगों जैसे थे। उसने अपने सर पर एक हुड पहना हुआ था, जिससे उसका चेहरा लगभग छिपा हुआ था, और उसने एक आकर्षक मुखौटा पहना हुआ था। अपने हमशक्लों से इस जोड़े की लड़ाई देखकर उस छाया ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। उसने इस टकराव के नतीजे का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जोड़ा एक दुखद अंत से बच नहीं पाएगा। वह उठकर जाने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक छोटी सी आवाज गूंजी, जैसे कोई छोटी बच्ची फुसफुसा रही हो। क्या आप उनकी मदद नहीं करेंगे? नहीं, उसने उत्तर दिया। लेकिन निमो, जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता है। मैं इसे ठीक से समझा नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उनकी मदद करनी होगी। अगर हम उन्हें इसी हालत में छोड़ देंगे तो वे बच नहीं पाएंगे। तुमने अपने हमशक्ल को बड़ी मुश्किल से हराया है और वे नए लग रहे हैं, और हमारी मदद के बिना वे उनसे निपट नहीं सकते। उसके दिमाग में आई उस आवाज से आए अप्रत्याशित अनुरोध ने उस लड़के को आश्चर्यचकित कर दिया, जिसे आवाज निमो कह रही थी। वह रुका और अपना ध्यान उस युद्ध पर केंद्रित किया जो बदलने वाला था। मन बनाकर उसने अपनी पीठ से एक छोटी गोल धातु की ढाल उतारी और उसे अपने दाहिने हाथ पर बांध लिया, जो पूरी तरह से धातु का बना था, और युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा। इस जोड़े और उनके हमशक्लों के बीच टकराव शुरू हुए अभी बहुत कम समय बीता है, लेकिन उन्हें ये एहसास होने लगा है कि अगर ये जारी रहा तो वे हार जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने न तो ज्यादा नींद ली थी और न ही आराम किया था, और मानसिक रूप से भी थके हुए थे, और ये उनके खिलाफ जा रहा था। उनके उलट उनके हमशक्ल मशीनों की तरह काम कर रहे थे। उनमें थकान का जरा भी आभास नहीं था। वे उनकी हरकतों की हूबहू नकल कर रहे थे और आसानी से उनका विरोध कर रहे थे। जब भी ये जोड़ा पीछे हटने को तैयार होता तो ये हमशक्ल तुरंत उनका रास्ता रोक लेते और उनके भागने का रास्ता बंद कर देते। वे आगे बढ़ते और उनके भागने के सभी प्रयासों को नाकाम कर देते। दंपति घबरा गए और उनकी गति धीमी पड़ गई। वे मुक्के चूकने लगे और कई बार बच निकलने में नाकाम रहे और वार खा गए। दंपति की घबराहट देखकर हमशक्लों ने आखिरकार अपने हावभाव बदल लिए और अजीब तरह से मुस्कुराने लगे। ईडन और अरेबेल के लिए वो मुस्कान उस पहले खरगोश की याद दिला रही थी जिसे उन्होंने मारा था। उन्हें लग रहा था कि इस जंगल के सभी राक्षस अपने शिकार के साथ खेलना पसंद करते हैं, और ये हमशक्ल भी कोई अपवाद नहीं थे। हालांकि ईडन और अरेबेल को सिस्टम की खामोशी देखकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई। जब इस जोड़े को एहसास हुआ कि वे जीत नहीं सकते तो उन्होंने तुरंत सिस्टम से मदद मांगी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने भी उनसे उम्मीद छोड़ दी हो। ईडन और अरेबेल को निराशा ने जकड़ लिया। वे मरना नहीं चाहते थे, लेकिन वे अंत तक हार मानने वाले नहीं थे। दांत पीसते हुए अरेबेल ने स्थिति को बदलने की कोशिश की और ईडन के हमशक्ल पर हमला करने की एक हताश कोशिश की।
इस समय ईडन ने सिस्टम से अपने आंकड़े उसे हस्तांतरित करने का अनुरोध किया, लेकिन सिस्टम ने इस अनुरोध का भी जवाब नहीं दिया और जिस पर वे भरोसा कर रहे थे, पिछली लड़ाइयों की तरह वो काम नहीं आया। ईडन का हमशक्ल पूरी तरह से तैयार होने के कारण एरेबल के वार को आसानी से चकमा दे गया। हमले से बचने के बाद उसने एरेबल के बदल में लात मारी, जिससे वो ईडन की ओर उछली, जो उस समय एरेबल के हमशक्ल का ध्यान भटका रहा था। एरेबल अचानक प्रकट हुआ और ईडन को पैरों से गिरा दिया और वे दोनों जमीन पर लोटपोट हो गए। हैरानी से ईडन ने अपनी तलवार गिरा दी, लेकिन जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो उसका हमशक्ल पहले से ही उसके बगल में खड़ा था और तलवार पर पैर रखकर उसे तलवार तक पहुंचने नहीं दिया। फिर उसने पूरी ताकत से ईडन के चेहरे पर लात मारी। वार इतना जोरदार था कि ईडन लगभग बेहोश हो गया। एक पल के लिए उसकी नज़र धुंधली पड़ गई, उसके दाहिने गाल पर तेज दर्द हुआ और मुंह में धातु जैसा स्वाद आ गया। उसके कई दांत टूट गए। एरेबल का हमशक्ल भी उसके बगल में आ गया और उसके सिर पर वार किया। वार इतना जोरदार था कि उसने भूत का मुखौटा लगभग उतार दिया। दंपति पराजित हो गए और उनमें से किसी में भी खड़े होने की शक्ति नहीं थी। उनका सामना करना तो दूर की बात थी। वे निराशा की कगार पर थे और उत्सुकता से अपने हमशक्लों की अगली कार्यवाही का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि कैसे खुला स्थान कोहरे से भरने लगा। जब डोपलगैंगर्स उनसे दूर हो गए और कोहरे को देखा, तभी ईडन और एरेबल ने भी उसे देखा। कोहरे ने मानो ये महसूस कर लिया हो कि उसे देख लिया गया है, तेजी से पूरे मैदान को भर दिया और उसका घनत्व इतना घना हो गया कि ईडन और एरेबल लेटे हुए केवल अपने हमशक्लों की छाया ही देख पा रहे थे, जो एक दूसरे के बगल में खड़े थे। ये छायाएं हिलने लगीं और जल्द ही कोहरे में खो गईं। ईडन और एरेबल को कोहरे में हो रही लड़ाई की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थीं। फिर उन्हें धमाकों और एक चड़कने की आवाज़ सुनाई दी, जो फिल्मों और वीडियो में दिखाई जाने वाली बिजली की कड़क की याद दिला रही थी। थोड़ी देर बाद ईडन के सामने कोई गोल चीज़ गिरी और एक दरार के साथ जमीन में धंस गई। करीब से देखने पर ईदान ने उस चीज को एक गोल ढाल के रूप में पहचाना, जो चिंगारियों से चटक रही थी। जब ढाल जमीन में धंसी तो चिंगारियां गायब हो गई और खून से सनी एक गोल ढाल दिखाई दी, जिसकी नुकीले किनारे थे। उसी क्षण ढाल के पास एक धमाके के साथ कोई गोल चीज जमीन पर गिरी और ईदान की ओर लुढ़क गई। ईदान ने इस वस्तु में अपने हमशक्ल का सिर पहचान लिया और डर के मारे पीछे हट गया और आरबेल से टकरा गया, जो अपने हमशक्ल के सिर पर चोट लगने के बाद हाल ही में होश में आई थी। जब उसने ईदान का सिर अपने सामने देखा तो वो भी डर के मारे सिहर उठी और असली ईदान पर पूरी ताकत से वार किया, ये सोचकर कि वो उसका हमशक्ल है और सिर असली ईदान का है। जब ईदान ने मानसिक संपर्क के जरिए उससे बात की, तभी वो रुकी। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। कोहरे के कारण वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। जैसे ही गोल ढाल ईदान के सामने गिरी, लड़ाई की आवाज़ें बंद हो गईं। कोहरा छटने लगा और दंपति के सामने एक भयावह तस्वीर उभरने लगी। इस जोड़े के हमशक्लों के शव बेहद बुरी हालत में थे। ईदान के हमशक्ल का न सिर्फ सिर बल्कि दोनों हाथ भी गायब थे। अरबेल के हमशक्ल का दाहिना हाथ कट गया था और उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया था। पूरा मैदान खून से लथपथ था। इस अफरा तफरी के बीच एक आदमी था जो बिल्कुल साहसी लोगों जैसे कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा ना सिर्फ एक हुड से छिपा था, बल्कि एक अजीबोगरीब मुखौटे से भी, जो मानो अपना ही एक अलग अस्तित्व रखता हो और लगातार अपना आकार बदल रहा हो। उसके बाएं हाथ में उसके हमशक्लों के खून से सनी एक छोटी तलवार थी। जब कोहरा पूरी तरह छट गया तो अजनबी ने अपने लबादे के नीचे छिपा अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। उसी क्षण ईदान के सामने लगी ढाल कांप उठी। फिर वो उड़कर बड़ी तेजी से अजनबी की ओर झपटी और धड़ाम से उसके दाहिने हाथ से चिपक गई। ईदान और अरबेल को एहसास हुआ कि साहसी कपड़ों में इस आदमी ने उनकी जान बचाई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो दोस्त था या दुश्मन। अपने आप को संभालते हुए ईदान ने उसे धन्यवाद देने का निर्णय लिया। हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अगर आप ना होते तो आज हम मर जाते। मुझे नहीं पता कि मैं हमारी जान बचाने के लिए आपको कैसे धन्यवाद दूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हम ऐसा जरूर करेंगे। ईदान ने सच्चे दिल से कृतज्ञता से कहा। हमारी जान बचाने के लिए मैं भी आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं वादा करती हूँ कि हम सब मिलकर आपको इसका बदला जरूर चुकाएंगे। अरबेल ने भी यही कहा। उसे भी पूरा विश्वास था कि वे अपना वादा जरूर निभाएंगे।
अजनबी ने कृतज्ञता भरे शब्द सुनकर कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली और जाने ही वाला था कि अचानक रुक गया, मुड़ा और बाएं हाथ से उन्हें पीछे आने का इशारा किया। ईदान और आरबेल ने एक दूसरे को देखा, जल्दी जल्दी बातें की और अपने घायल शरीर उठाकर उस अजनबी के पीछे चल पड़े। उस पल उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये मुलाकात उनकी जिंदगी की सबसे यादगार यादों में से एक बन जाएगी। हाल ही में हुई घटना से दंपत्ति अभी भी सदमे में थे। उन्होंने जो दृश्य देखा था वो बार बार उनके जहन में घूम रहा था। ये खूनी संघर्ष, जहां उनके हमशक्ल शिकार बने, उनकी चेतना को गहराई से घायल कर गया था। लगभग एक जैसी लाश देखना और भी मुश्किल था। थकान और दर्द पर काबू पाते हुए वे चुपचाप उस अजनबी के पीछे चल पड़े। उन्हें आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा तो नहीं था, लेकिन उनके पास जोखिम उठाने और उस पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जल्द ही वे एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंच गए जहां कैंप लगा हुआ था। वहां साहसी कपड़ों में 3 और लोग उनका इंतजार कर रहे थे, 2 महिलाएं और एक पुरुष। नीमो और उस जोड़े को देखकर लंबे हरे बालों और नुकीले कानों वाली एक महिला उनसे मिलने आई। उसने हरे रंग के साहसी कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल भी हरे थे। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन जब उसने देखा कि अजनबी ठीक है तो वो शांत हो गई। फिर उसने अपनी नज़र ईदान और अरबिल पर घुमाई। औरत की निगाहें सतर्क थीं और संदेह से भरी हुई थीं। ईदान और अरबिल को ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर किसी रहस्यमयी शक्ति से बंधे हुए हैं, जो उन्हें हिलने डुलने नहीं दे रही है। अजनबी इस पूरे समय चुप रहा। महिला के पास आकर उसने बस उसके कंधे पर थपथपाया और सिर हिलाया। तभी वो शांत हुई और दबाव कम होने पर ईदान और अरबिल ने राहत की सांस ली। तुम कौन हो? अजनबी ने पूछा। तभी उसके पीछे 2 और लोग दिखाई दिए। दोनों के छोटे भूरे बाल थे और हरे बालों वाली महिला के विपरीत वे आम इंसान जैसे लग रहे थे। मेरा नाम ईदान है और ये मेरा बचपन का दोस्त है। और ईदान अचानक रुक गया, मानो कुछ महत्वपूर्ण बात कहने में झिझक रहा हो। और हरे कपड़े वाली महिला ने पूछा। और वो मेरी मंगेतर अरबिल है, ईदान ने शर्मिंदगी से कहा। अरबिल शर्मा गई जब उसने सुना कि ईदान उसे अपनी मंगेतर कह रहा है, लेकिन उसने जल्द ही अपना संयम संभाल लिया। हरे कपड़े वाली महिला की चौकस निगाहों से ये बात छुपी नहीं रही। जाहिर था कि दोनों को ये बात स्वीकार करने में शर्म आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये सच था। कुछ दिन पहले हम इस जंगल में फंस गए थे और तब से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते फिर रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं और हम अपने हमशक्लों से टकरा गए। अगर वो ना होता तो हम मर जाते। हमें बचाने के लिए हम उसके बहुत आभारी हैं। वही हमें यहाँ लाया था। ईदान ने अपनी कहानी जारी रखी। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि ये अजनबी इसी समूह का हिस्सा है। महिला को उनकी बातों पर तुरंत यकीन नहीं हुआ कि वे इस जंगल के अंदर हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई व्यक्ति निगल जाने के बाद खुद को किसी निषिद्ध जगह पर पाया हो। हालांकि उनकी गंभीर स्थिति, उनके कांपते हुए शरीर और शरीर पर लगे जख्मों को देखकर उसे यकीन हो गया कि नीमो ने ही उस जोड़े को बचाया होगा और खुद उन्हें यहाँ लाया होगा। आमतौर पर उसके छोटे बेटे को ज्यादा लोगों में दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए उसने उनकी बात पर यकीन करने का फैसला किया। मेरा नाम यूलेलिया है। जिस लड़के ने आपको बचाया है वो मेरा छोटा बेटा है। उसका नाम नीमो है और ये एला और रेडिक हैं। यूलेलिया नाम की एक महिला ने बाकी सभी का परिचय कराया। मैं देख रही हूँ कि आप घायल हैं और बहुत थके हैं। थोड़ी देर आराम करें, फिर हम अपने काम पर चर्चा करेंगे, यूलेलिया ने उन्हें अपने शिविर में आमंत्रित करते हुए कहा। ईदान और अरबिल इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए खुश थे। हालांकि सहमत होने से पहले उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और बारी बारी से आराम करने का फैसला किया। हालांकि समूह मिलनसार लग रहा था और उनमें से एक ने उनकी जान भी बचाई थी, फिर भी वे अजनबियों के बीच अपनी सतर्कता कम नहीं करना चाहते थे। उन्हें खाली जगह पर ले जाया गया और आराम करने के लिए कंबल दिए गए। दंपत्ति खुशी खुशी मान गए। वे तब तक ये नहीं दिखाना चाहते थे कि उनके पास जगह जगह भंडारण की सुविधा है, जब तक उन्हें स्थानीय लोगों की नेकनियति का यकीन न हो जाए। इसके अलावा उन्हें ये भी नहीं पता था कि स्थानीय लोगों की नज़र में ऐसी भंडारण सुविधा कितनी कीमती है। जैसा तय हुआ था, अरबिल पहले आराम करने और सोने के लिए बिस्तर पर चली गई, जबकि ईदान उसकी निगरानी में उसके पास ही बना रहा। वो इन दिनों इतनी थकी हुई थी कि उसने उसके फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि उसकी चिंता के लिए आभारी थी। समूह ने तुरंत इस बात पर ध्यान दिया, लेकिन इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। वे ये भी समझ गए कि उस जोड़े को उन पर पूरा भरोसा नहीं था।
थकी हुई अरबल जल्द ही सो गई। ईदान उसके बदल में बैठ गया और इंतजार करने लगा। वो मानसिक रूप से भी थका हुआ महसूस कर रहा था और उसके पूरे शरीर में जख्मों से दर्द हो रहा था। फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। बीच बीच में झपकी लेता रहा और लगभग सो ही गया। यूलेलिया और बाकियों ने देखा कि वो आदमी कैसे सो गया, फिर उठा और नींद से उबरने की कोशिश में सिर हिलाने लगा। उसकी पीड़ा को और सहन न कर पाने के कारण यूलेलिया उसके पास गई और उस पर कोई जादू कर दिया। असहाय यदान ने खुद को जादू के प्रभाव में पाया और गहरी नींद में डूब गया। खराटे भरते हुए यूलेलिया अपनी सीट पर वापस आ गई। एला और राडिक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हालांकि यूलेलिया सख्त दिख रही थी, लेकिन अंदर से वो परवाह करने वाली और सहानुभूति से भरी हुई थी। वे समझ गए कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उसने आदमी की तकलीफ को कम करने के लिए नींद का जादू इस्तेमाल किया। इस बीच नीमो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया और अपनी तलवार और ढाल से खून साफ करने लगा और फिर अपने उपकरणों की जांच करने लगा। जब उसने अपने उपकरण की जांच पूरी कर ली तो यूलेलिया उसके पास आकर बैठ गई और फिर उसके माथे पर एक किरण डाली, मघ का जादू किया। नीमो ने विरोध नहीं किया और शांति से उस किरण को स्वीकार कर लिया। अच्छा, अब बताओ क्या हुआ? उसने अपने मन में यूलेलिया की आवाज़ सुनी। जिस मंत्र का उसने इस्तेमाल किया था वो एक टेलीपैथी मंत्र था, जिससे वह किसी व्यक्ति के साथ मानसिक संबंध स्थापित कर सकती थी और बिना शब्दों के संवाद कर सकती थी। निमो ने विस्तार से बताया कि क्या हुआ था। उसने बताया कि कैसे खोजबीन करते हुए उसे एक जोड़ा मिला और वो उनका पीछा करने लगा। फिर उसने बताया कि कैसे उस जोड़े को उनके हमशक्ल मिले थे और वो उन्हें मरवा देना चाहता था। अगर इज़ी की गुजारिश ना होती तो वो ऐसा ही करता। क्या तुम कह रही हो कि इज़ी ने उनमें कुछ देखा था? यूलिया ने आश्चर्य से पूछा। निमो ने उसकी बात की पुष्टि की। यूलिया ने उस जोड़े को दिलचस्पी से देखा और उनसे पूछना शुरू कर दिया कि वे असल में कौन थे। अगर वे इज़ी का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे तो वे सिर्फ साहसी नहीं हैं, जैसा कि पहली नज़र में लगता है। आखिरकार निमो में निवास करने वाली आत्मा का ध्यान आकर्षित करना एक बड़ी उपलब्धि है। एक योगिनी होने के नाते यूलिया आत्माओं का सच्चा सम्मान करती थी और ये खबर कि ये साधारण सा दिखने वाला जोड़ा एक आत्मा का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा, उसे बहुत प्रभावित कर गई। शाम हो गई और सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा। समूह ने अपना काम स्थगित करके उस जोड़े को आराम देने के लिए यहीं रात बिताने का फैसला किया। इस फैसले में यूलिया ने जो निमो से सीखा था उसकी अहम भूमिका थी। वो ईदान और अरबेल के जागने और उनसे बात करने का इंतजार करना चाहती थी। उन्होंने अलाव जलाया और खाना बनाना शुरू कर दिया। ईदान और अरबेल के उलट उन्हें जंगल के इस हिस्से में रहने वाले राक्षसों का डर नहीं था, इसलिए माहौल सुकून भरा था। जल्द ही उनके आसपास पके हुए खाने की मनमोहक खुशबू फैल गई। ईदान और अरबेल उस मनमोहक खुशबू से जाग गए और उनके पेट भूख से गुर्राने लगे। उस जोड़े को जागते देखकर और उनके पेट की गड़गड़ाहट सुनकर पूरा समूह खिलखिलाकर हंस पड़ा। जब ईदान की नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो खुद सो गया था। उसे याद नहीं था कि यूलालिया ने उस पर कैसे जादू किया था और अब उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी न कर पाने और सो जाने का अपराध बोध हो रहा था। आओ और हमसे मिलो, युवा लड़की एला ने सुझाव दिया। हाँ, चलो शामिल हो जाए, राडिक नाम के एक लड़के ने उसका समर्थन किया। ईदान और अरबेल ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए उनके निमंत्रण को अस्वीकार न करने का निश्चय किया और दोनों भोजन में शामिल हो गए। वे चुपचाप भोजन करने लगे और तैयार व्यंजन का स्वाद देखकर वो दंग रह गए। पिछले कुछ दिनों से वे केवल स्मोक्ड मीट और अरबेल द्वारा बनाए जा रहे व्यंजन ही खा रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल अलग था। इतना स्वादिष्ट के भोजन का आनंद लेते हुए वो अपने आंसू भी नहीं रोक पाए। उनके आंसू देखकर समूह मुस्कुरा उठा। उनके अनुसार उन्होंने अनुमान लगाया कि जोड़ा कई दिनों से जंगल में भटक रहा होगा और उसने सामान्य भोजन भी नहीं किया होगा। ईदान, अरबेल, क्या तुम हमें अपनी उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बता सकती हो और ये भी कि तुम इस जंगल में कैसे पहुंची? खाना समाप्त होने पर यूलिया ने पूछा। ईदान और अरबेल इस बातचीत के लिए पहले से तैयार थे। भोजन के दौरान उन्होंने विचारों का आदान प्रदान किया और अपनी असली पहचान छिपाने का फैसला किया और इसके बजाय उस किंवदंती को बताने का फैसला किया जो उन्होंने साहसी किट में मिले पहचान पत्र में अपने लिए गढ़ी थी। हम लुडेलिया महाद्वीप के एक छोटे से गांव से हैं। बचपन से ही हम साहसी बनने का सपना देखते थे और आखिरकार हमारा सपना सच हो गया। हम अपनी किस्मत आजमाने, कारकोटरी फतेह करने और जीविकोपार्जन के लिए भूल भुलैया महाद्वीप पर आए थे। ईदान ने शर्मिंदगी से कहा। उसे बेचैनी का एहसास हो रहा था कि उसने अपने बचाव दल से इतना झूठ बोला था। और फिर तुम यहाँ कैसे और कब पहुंचे? यूलिया ने उत्सुकता से पूछा।
बाकी लोग भी उन्हें दिलचस्पी से देख रहे थे। हम 4 दिन पहले एक अंतरिक्षीय दरार में गिर गए और इस जंगल में पहुंच गए बिना ये समझे कि क्या हुआ। हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं? ईदान ने पूछा, वो सवाल जो इस जगह पहुंचने के बाद से उन्हें परेशान कर रहा था। उनकी कहानी सुनकर पूरा समूह हैरान रह गया। ईदान और अराबेल समझ नहीं पा रहे थे कि वे उन्हें इतनी अजीब नज़रों से क्यों देख रहे हैं। ये कैसे संभव है? एला ने आश्चर्य से उभरते हुए अचानक कहा। लेकिन यूलालिया की कठोर नज़र देखकर उसने जल्दी से अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। यूलिया ने एला की ओर देखा और दंपत्ति की ओर मुड़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने आपके लिए इतना कुछ किया है, फिर भी आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम में से एक ने तो आपकी जान भी बचाई थी। यूलिया के व्यवहार में अचानक परिवर्तन से ईदान और अराबेल चौंक गए। इस जगह को लिम्बो कहते हैं। ये एक विशाल जगह है, बाकी दुनिया से स्वतंत्र, और ये पूरी जगह एक जेल है। यहाँ पहुँचने का एक ही तरीका है, भूल भुलैया महाद्वीप की कालकोठरी में समा जाना। अगर आप रीसेट क्षण से पहले इसे छोड़ने में कामयाब नहीं हुए तो यहाँ के लोगों का दावा है, यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। कोई भी आज तक लिम्बो से बाहर नहीं निकला है। यूलालिया की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। ईदान और अराबेल आखिरकार उस जगह का नाम जान गए जहाँ वे थे। जैसा कि सिस्टम ने कहा था, वो एक स्वतंत्र जगह थी, लेकिन वे सोच भी नहीं सकते थे कि वो काल कोठरी के कैदियों के बीच पहुंच जाएंगे। दंपति को अपनी सुनी हुई बात को समझने में थोड़ा वक्त लगा। उनके मन में कई सवाल थे जो वे यूलालिया से पूछना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। वे समझ गए थे कि अगर वे दुनिया के सभी निवासियों को ज्ञात, सामान्य, घिसे-पिटे सवाल पूछेंगे तो शक पैदा हो सकता है। इसके अलावा उन्हें व्यवस्था की खामोशी की भी चिंता होने लगी। जब से वे जागे थे, उन्होंने बार-बार उससे बात की थी, लेकिन वो चुप रही। दंपति खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। व्यवस्था ही थी जिसने उन्हें एक साथ लाया था, उन्हें काम और ज़रूरतें दी थीं, और अब जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये व्यवस्था चली गई थी। व्यवस्था की खामोशी उनके लिए एक बड़ा झटका थी। साथ ही उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो उन्हें छोड़ सकती है। वे ये मानने को आतुर थे कि व्यवस्था को कुछ हो गया है। दंपति ठीक नहीं बता पाए कि सिस्टम को कब क्या हुआ। पिछली बार जब उन्होंने उससे बात की थी तो उसने अरेबेल के खाना पकाने में गलतियां बताई थीं, लेकिन सिस्टम उनसे निराश होकर आगे सहयोग करने से इनकार तो नहीं कर सकता था, है ना? इस बात का सबूत कि सिस्टम के साथ वाकई कुछ हुआ था और वो उन्हें नहीं छोड़ पाया, उनकी स्टेटस तक पहुंच थी। इस स्टेटस में सिस्टम की जानकारी अभी भी मौजूद थी। पहले ये सिस्टम अप्रत्याशित था, अजीबोगरीब टास्क देता था, और यहाँ तक कि इसके शुरुआती इनाम भी अजीब थे। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर उसकी ये खामोशी किसी और परीक्षा या ऐसी ही किसी और चीज़ में बदल जाए। ईदान अरेबेल ये चर्चा के बाद मन ही मन कहा। अरेबेल ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। एक पुरस्कार को छोड़कर बाकी सब बिल्कुल सही थे। अरेबेल उसके तर्कों से असहमत थी। उसे अब भी याद था कि उसे सौंदर्य की गोली कैसे नहीं मिली थी। ईदान ने उससे बहस नहीं की। इस पूरे समय वे मानसिक संपर्क के जरिए बातचीत कर रहे थे और कोई उन्हें सुन नहीं पा रहा था। हालांकि जिस तरह से वे एक दूसरे को देखते थे और जिस तरह से वे कभी-कभी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते थे, उसने पहले ही यूलालिया के शक को जगा दिया था। यूलिया, जो ज्यादा अनुभवी और जादू टोने में पारंगत थी, को शक होने लगा कि इन दोनों में कुछ गड़बड़ है। हालांकि वे आम साहसी लग रहे थे, ज्यादा ताकतवर नहीं, लेकिन ये बात कि उन्होंने किसी आत्मा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था और संभवतः मानसिक संपर्क के जरिए एक दूसरे से संवाद कर सकते थे, कुछ इशारा कर रही थी। उसने जिद न करने और सीधे तौर पर पूछने का फैसला किया। इसके बजाय उसने धीरे धीरे और ध्यान से उन सभी बातों का पता लगाने का फैसला किया जिनमें उसकी रुचि थी। वे जानती थी कि दूसरों के राज जानने से अच्छा है। किसी को भी ये पसंद नहीं आता कि कोई उसके राज उजागर करने की कोशिश करे। मान लीजिए कि आप सच कह रहे हैं कि आप गलती से लिम्बो में आ गए, बाकियों की तरह नहीं। अब आप क्या करने वाले हैं और आपकी क्या योजनाएं हैं? यूलालिया ने पूछा। ईदान और अरेबेल इस सवाल से सुखद आश्चर्यचकित है। उन्हें उम्मीद थी कि उनसे गहन पूछताछ की जाएगी और सच्चाई जानने की कोशिश की जाएगी। क्या आप हमें लिम्बो और इस जंगल के बारे में और कुछ बता सकते हैं? हम इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते। पिछले कुछ दिनों से हम जंगल में बिना किसी उद्देश्य के भटक रहे हैं। ये नहीं जानते कि कहाँ जाना है और आगे क्या है, ईदान ने पूछा, जिससे पता चलता है कि वे इलाके से पूरी तरह अनजान थे। यूलालिया ने कोई आपत्ति नहीं जताई।
जानकारी साझा करने से पहले उसने दंपति को बताया कि वे रात यहीं बिताएंगे और सुबह निकलेंगे। जोड़ा उनके पीछे जा सकता था या अपने रास्ते जा सकता था, लेकिन यूलालिया ने उन्हें इलाके और लिम्बो के बारे में उनकी अज्ञानता का हवाला देते हुए उनके साथ चलने की पुरजोर सलाह दी। इस समय तक दंपति अभी भी ये तय नहीं कर पाए थे कि उन्हें उनके साथ जाना चाहिए या नहीं, लेकिन बाद में यूलालिया के शब्दों ने जो उसने कहे उनका मन पूरी तरह बदल दिया। वे उसके पीछे जाने के लिए दृढ़ थे। यूलालिया के अनुसार आसपास की दुनिया का तथाकथित रीसेट हर 7 दिनों में लिम्बो में होता है। 3 मौजूदा शहरों को छोड़कर इस जगह की बाकी हर चीज का रूपांतरण और परिवर्तन होगा। जिस जंगल में इस जोड़े ने पिछले 4 दिन बिताए थे उसे किसी और जगह ले जाया जाएगा और जंगल की पूरी संरचना बदल जाएगी। वे खुले मैदान जहां उन्होंने लड़ाई की थी और जहां वे पहले दिन दिखाई दिए थे वे अलग दिखेंगे और जंगल के अंदर उनका स्थान भी बदल जाएगा। यही पुनर्संरेखण लिम्बो का अध्ययन करना बेहद चुनौतीपूर्ण बनाता है। हालांकि वर्षों के शोध में कई स्थिरांकों की पहचान की गई है जो पुनर्निर्धारण के बाद भी अपरिवर्तित रहते हैं। सबसे पहले ये 3 शहर बताए गए हैं। इस पुनर्संरेखण का इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इस प्रक्रिया के दौरान ये लिम्बो में एकमात्र सुरक्षित स्थान बने रहेंगे। दूसरी बात, ये निषिद्ध क्षेत्र हैं। लिम्बो में कई खतरनाक और जानलेवा जगहें हैं जिन्हें निषिद्ध माना जाता है। ये जंगल उनमें से एक है और इसे डोपलगैंगर्स का जंगल कहा जाता है। उनका शिविर इस समय निषिद्ध वन के मध्य क्षेत्र में स्थित है। जिस रास्ते पर वे चल रहे थे वो उन्हें सीधे उसके हृदय स्थल तक ले गया, सबसे खतरनाक जगह। मध्य और मध्य स्तरों के बीच की सीमा पार करने के बाद बहुत कम लोग वापस लौट पाएंगे। दंपति हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये उनकी किस्मत थी या बदकिस्मती कि उन्होंने जो रास्ता चुना था वो उन्हें जंगल से बाहर निकलने की बजाय और अंदर ले गया। लेकिन साथ ही अगर उन्होंने ये रास्ता ना चुना होता तो शायद वे यूलालिया और उसके समूह से ना मिल पाते। यूलालिया और उसका समूह उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जंगल में थे। एक और बार फिर से खोजबीन पर पता चला कि उनके शहर के आसपास एक निषिद्ध क्षेत्र दिखाई दे रहा है। इसलिए उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को साथ लिया और जंगल की खोजबीन के लिए कुछ साहसी लोगों को नियुक्त किया। उनके समूह में इतनी ताकत थी कि वे आराम से और अपनी जान जोखिम में डाले बिना जंगल के बाहरी और मध्य स्तरों का पता लगा सकते थे। हालांकि उनमें केंद्रीय क्षेत्र का अन्वेषण करने की तीव्र इच्छा थी, फिर भी उन्होंने खुद को संयमित रखा। अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद को इंटरमीडिएट स्तर तक ही सीमित रखा। लिम्बो के प्रत्येक रीसेट के बाद सभी निषिद्ध क्षेत्रों ने अपना स्थान और आंतरिक संरचना बदल दी, लेकिन उनका सामान्य क्षेत्र अपरिवर्तित रहा। लिम्बो की तुलना एक विशाल भूल भुलैया से की जा सकती है जो हर 7 दिन में फिर से बनाई जाती है। निषिद्ध क्षेत्र भी छोटी छोटी भूल भुलैया हैं जो सामान्य रीसेट के साथ बदलती रहती हैं। ये भूल भुलैया के अंदर भूल भुलैया जैसा है। लिम्बो में फंसे कई लोगों को यकीन है कि बाहर निकलने का राज निषिद्ध क्षेत्रों में ही है। हालांकि इतने सालों में कोई भी इसका जवाब या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया है। कई लोगों ने तो हार मानकर लिम्बो में बसने का फैसला कर लिया है और कुछ तो लिम्बो में ही लीन हो गए हैं और उसका हिस्सा बन गए हैं। यूलिया उन लोगों में से एक थी जिन्होंने अभी तक लिम्बो छोड़ने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। लिम्बो के बारे में विस्तार से जानने के बाद ईदान और अरेबिल ने यूलिया के साथ मिलकर उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का दृढ़ निश्चय किया। लिम्बो छोड़ने का उनका लक्ष्य यूलिया के लक्ष्य जैसा ही था और उनके पास समाधान ढूंढने के लिए 6 महीने से भी कम समय बचा था। अगली सुबह ईदान और अरेबिल के साथ समूह शिविर से निकलकर जंगल से बाहर की ओर चल पड़ा। ईदान और अरेबिल के लिए ये पहली रात थी जब उन्हें अच्छी नींद और आराम मिला। उनके शरीर के साथ सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई, जागने के बाद उनकी रिकवरी की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। रात भर आराम करने के बाद पहले लगे सभी कट और चोटें लगभग पूरी तरह से गायब हो गई थी। अरेबिल के लिए ये वाकई एक आश्चर्य की बात थी। उसके शरीर पर कटने के निशान भी नहीं बचे थे। ये खोज न केवल उसके लिए बल्कि सभी महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसे डर था कि चोट लगने पर उसका शरीर निशानों से भर जाएगा। आराम, अच्छी नींद और भरपेट नाश्ते के बाद आखिरकार दंपति का मूड ठीक हो गया। वे बड़े उत्साह के साथ यूलिया के समूह के साथ चल पड़े। बस एक ही चीज़ ने उनकी खुशी में खलल डाला, वो थी सिस्टम की खामोशी। रात बीत जाने के बाद भी सिस्टम का कोई असर नहीं दिखा। यात्रा के शुरुआती घंटे शांति से बीते और समूह आत्मविश्वास से आगे बढ़ता रहा।
एला के अनुसार दोपहर के भोजन के बाद उन्हें जंगल के मध्य और बाहरी हिस्से की सीमा तक पहुंच जाना था और शाम तक वे उसके किनारे तक पहुंच जाएंगे। नेमो इस पूरे समय चुप रहा और समूह का नेतृत्व कर रहा था। ईदान और एरेबेल अपने उद्धारकर्ता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने एला से पूछा कि वह मुखौटे के नीचे कैसा दिखता है। हालांकि उन्हें जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। एला खुद नहीं जानती थी कि नेमो कैसा दिखता है और वो इस बात से उत्सुक थी। उसने मदद के लिए यूलालिया की ओर रुख किया, जिसने बताया कि नेमो उसका सबसे छोटा बेटा है। यूलालिया बस इतना ही जवाब दे पाई कि नेमो कोई एल्फ नहीं है और वह शर्म की वजह से नहीं बल्कि एक चोट की वजह से नकाब पहनता है, जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया है। सामान्य चोटों के विपरीत उसकी चोट जादुई थी, जिससे उसका शरीर पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। उसी चोट के कारण वह अभी भी बोल नहीं पा रहा था। वह उसका जूनियर था क्योंकि वे दोनों एक ही गुरु के अधीन अध्ययन करते थे। थोड़ी देर बाद समूह का सामना आखिरकार जंगल वासियों से हुआ। उनमें मिराज रैबिट और स्पाइक्ड वुल्फ जैसे जाने पहचाने राक्षस तो थे ही, साथ ही कुछ अजीबोगरीब जीव थे जिन्हें ईदान और एरेबेल पहचान नहीं पाए और उन्हें अपनी दुनिया के जानवर समझ बैठे। जैसे कि उम्मीद थी, स्थानीय राक्षस अपने शिकार के साथ खेलने में मजा लेते थे। डोपलगैंगर्स के जंगल के निवासी इसी के लिए मशहूर थे। जंगल में घूमने निकले कई लोग उनके चंगुल से गिरकर भयानक यातनाएं झेलते थे। हालांकि समय के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए वह राक्षसों से मिलते गए। आमतौर पर यूलिया और निमो उनसे निपटते थे, लेकिन कभी कभी एला और रैडिक भी उनसे उलझ जाते थे। ईदान और एरेबेल शुरू में तो बस देखते रहे कि क्या हो रहा है, लेकिन जल्द ही जब राक्षसों की संख्या काफी बढ़ गई तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके हमले को कमजोर करने का फैसला किया। वे पहले ही लड़ाइयों का कुछ अनुभव ले चुके थे, इसलिए राक्षसों का ध्यान भटकाना उनके लिए मुश्किल नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है, आखिरी राक्षस के गिरते ही यूलिया ने कहा। सभी उसकी बात से सहमत थे। वे कई दिनों से जंगल में थे और आज तक उन्हें इतना कड़ा प्रतिरोध नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था कि राक्षस जानबूझकर उन पर हमला कर रहे थे, ना कि सिर्फ इसलिए कि उनका उनसे संयोगवश आमना सामना हुआ था। देर दोपहर तक वे जंगल के मध्य भाग की सीमा तक नहीं पहुंच पाए थे और तभी उन्हें अपनी स्थिति का एहसास हुआ। हालांकि समय समय पर उन पर हमला करने वाले सभी राक्षस ताकतवर नहीं थे, फिर भी समूह ने उन्हें नष्ट करने में कुछ समय बिताया और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिम्बो के रीसेट होने से पहले उनके पास जंगल छोड़ने का समय नहीं होगा। ये महसूस करते हुए समूह ने बाकी काम छोड़कर रात में यात्रा जारी रखने का फैसला किया ताकि शहर पहुंचने का अवसर ना मिस कर सकें। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की और सभी लोग तत्परता से रात्रि यात्रा पर निकल पड़े। ईदान और एरेबेल उनके टीम वर्क और ताकत से दंग रह गए। वे यूलिया और निमो के नेतृत्व गुणों से खास तौर पर प्रभावित हुए, जिन्होंने चुपचाप और प्रभावी तरीके से अधिकांश राक्षसों का अकेले ही मुकाबला किया। एक और खासियत जिसने इस जोड़े का ध्यान खींचा वो ये थी कि नीमो तलवार और जादू दोनों में माहिर था। नीमो के बारे में उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उससे पता चलता था कि वो बोल नहीं सकता था, लेकिन साथ ही जादू का भी कुशलता से इस्तेमाल करता था। जबकि यूलालिया और बैंड के बाकी सदस्य जादू करते समय हमेशा शब्द बोलते थे। वो मौन जादू का प्रयोग कर रहा है, एला ने नेमो के जादू के बारे में अरबेल के प्रश्न के उत्तर में कहा। उनके अनुसार बिना शब्दों के जादू का प्रयोग बहुत कम लोग कर सकते हैं। केवल इस क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा वाले लोग ही ऐसा कर सकते हैं। यहाँ तक कि यूलालिया भी बिना शब्दों के अपना सारा जादू नहीं कर पाती। केवल वे ही मंत्र जो उसने पूरी तरह से सीख लिए हैं उसे मौन रूप से उपलब्ध होते हैं। हालांकि उसके मौन जादू की गुणवत्ता उसके शब्दों से किए जाने वाले जादू से काफी कम है। पूरी रात छोटे छोटे अंतरालों के साथ वे जंगल से दूर चले गए, राक्षसों की लहरों का सामना करते हुए। स्थिति और भी बेतुकी होती जा रही थी। इस समूह में अजनबी ईदान और एरेबेल प्रार्थना करने लगे कि ये स्थिति उनकी गलती नहीं है। समूह ने कभी भी उन पर संदेह या अपराध बोध व्यक्त नहीं किया। वे चुप इसलिए थे क्योंकि इसके लिए कोई सबूत या पृष्ठभूमि नहीं थी। सुबह तक राक्षसों की संख्या थोड़ी कम हो गई थी और समूह जंगल से बाहर निकलने के रास्ते पर पहुंच गया। हर कोई थक चुका था और राक्षसों के खून से लथपथ था। अपनी रात की नींद का त्याग करके वे अंततः खोए हुए समय की भरपाई करने में सक्षम हुए। समूह प्रेरित हुआ और थोड़ी सांस लेकर अपनी प्यास बुझाने के बाद जंगल छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन अचानक रास्ते में उनके हमशक्ल आ गए। यूलालिया भी इस घटना से स्तब्ध थी। अब तक जंगल के बाहरी हिस्से में उनके जैसे दिखने का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। वे आमतौर पर इसके मध्य और मध्य भाग में रहते हैं। बाहरी सीमा पर उनका दिखना इस बात का संकेत था कि वाकई कुछ बदल गया है और इसने निषिद्ध क्षेत्र के सामान्य नियमों को बदलने पर मजबूर कर दिया। यूलालिया इसे सिर्फ उस जोड़े की मौजूदगी से समझा सकती थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था।
उनके आने से पहले सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जंगल ही नहीं चाहता कि वे उसे छोड़कर जाएं। यूलालिया सोच रही थी कि आखिर उनमें क्या खास बात थी कि निषिद्ध क्षेत्र भी उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। बेशक कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका। उस जोड़े के चेहरे के भावों से यूलालिया बता सकती थी कि उस जोड़े को खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं पता था। यूलालिया ने दांत पीसते हुए आगे कदम बढ़ाया और अन्य लोग भी उसके पीछे चले गए, अपने हमशक्लों का सामना करने के लिए। उन्हें लड़ने और उन्हें तोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझा। यूलिया और नीमो को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और वे जल्द ही समूह के पास पहुंच गए। वे दोनों जोर जोर से सांस ले रहे थे और उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वे घायल और बहुत थके हुए थे, किसी भी पल गिरने को तैयार। जब वे समूह के पास पहुंचे तो उन्होंने अचानक अपना सिर घुमाया और जंगल के किनारे की ओर देखा। वहां जंगल के किनारे पर यूलिया का हमशक्ल खून से लथपथ खड़ा था और उन्हें डरावनी मुस्कान के साथ दिख रहा था। शांत हो जाओ, यूलिया ने अपने साथियों की आंखों में घबराहट देखकर कहा। ये जंगल की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। तभी उन्हें ये एहसास हुआ कि वो हमशक्ल क्यों रुक गया था और उनकी दिशा में क्यों नहीं बढ़ रहा था। शांत होने और ये एहसास होने की बात कि वे आखिरकार जंगल से बाहर निकल आए हैं, एला ने उपचार और सहनशक्ति बढ़ाने वाली औषधियां निकाली और उन्हें यूलिया और नीमो को दे दी। उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक उन्हें स्वीकार किया और तुरंत पी लिया। समूह ने थोड़ी देर आराम करने और फिर शहर की ओर चलने का फैसला किया। रीसेट होने में अभी भी काफी समय बाकी था। आराम करते हुए यूलालिया की नज़रें ईदान और एरेबेल से हटी नहीं रही थीं। उसे उन पर गहरा शक था। जब राक्षसों ने उन पर हमला करना शुरू किया तो उसे लगा कि शायद ये जोड़ा जंगल से जुड़ा होगा। अपने अनुमान को परखने के लिए उसने सोचा कि क्या वे जंगल से बाहर जा सकते हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि वे बिना किसी परेशानी के जंगल से बाहर निकल आए। इससे उसका संदेह दूर हो गया। ये जोड़ा निषिद्ध क्षेत्रों से जुड़ा नहीं था और न ही उसका हिस्सा था। लेकिन फिर ये अजीब जोड़ा निषिद्ध क्षेत्रों में से एक में कैसे पहुंच गया? यूलिया के मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने अभी पूछने का फैसला नहीं किया, बल्कि उस जोड़े को अपने गुरु के पास ले जाने का फैसला किया। उसका गुरु एक शक्तिशाली उच्च योगिनी था और लिम्बो के कई राज जानता था। यूलिया को उम्मीद थी कि उसका गुरु इस जोड़े की उत्पत्ति का पता लगाने में उसकी मदद करेगा। ईदान और एरेबेल यूलालिया की निगाहों के नीचे असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि राक्षसों का उन पर हमला करना उनकी गलती थी। वे सिस्टम से पूछना चाहते थे, लेकिन वो अभी भी चुप था और उनके पास खुद सच्चाई का पता लगाने का कोई रास्ता नहीं था। जब यूलिया को होश आया तो उसने जोड़े से नजरें हटा लीं, जिससे उन्हें राहत मिली। आखिरकार वे राहत की सांस ले पाए। अच्छा, आराम करना बंद करो, अब उसूरिया लौटने का समय हो गया है, यूलिया ने उठते हुए कहा। सभी लोग उसके पीछे चल पड़े और समूह लिम्बो के 3 शहरों में से एक, अर्थात तीसरे शहर उसूरिया की ओर चल पड़ा।